Hello everyone. We are welcoming you to the most recent episode of the NCR Inside podcast. We are appreciating to those who are tuned in. We hope this podcast with our guest Mr. Rakesh Singh will be passed to those who will find it valuable. So let's move ahead. हेलो सर, क्या आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं अबाउट योर बैकग्राउंड। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ सिंह। मैं एक गाजीपुर ज़िला उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल मुस्तफ़ाबाद से हुई और उसके बाद मैंने फिर हायर सेकेंडरी गांव से ही की। उसके बाद हाई स्कूल यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, उसके बाद फिर हमने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की इलाहाबाद आकर के, और इसके बाद हमने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की 2004 में। देन पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2006 फ्रॉम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर। नाउ इट इज़ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। और अब जो है हम पीएचडी भी कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड है। बेसिकली हम गांव से ही बिलोंग करते हैं और ग्रामीण परिवेश को भली भांति समझते हैं। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आप एक गांव से बिलोंग करते हो, उसके बाद आप शहर में शिफ्ट हो गए, वहाँ के बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? और जैसे कि लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम विलेज टू द अर्बन सेक्टर स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट सीख जाता है समय के साथ। और अब ऐसा परिवेश गांव में भी नहीं रह गया है। गांव में भी एजुकेशन काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और हम लोग के समय में जो मुख्य कठिनाई थी वो था अंग्रेजी को समझना। तो अब तो प्राइमरी स्कूल में भी जो इंग्लिश को गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, इसलिए अब ज़्यादा वो परेशानी नहीं है। तो काफ़ी आसानी से गांव का स्टूडेंट भी इस समय कोप अप कर जाता है शहर को आकर के। पहले थोड़ी सी परेशानी थी जब इंग्लिश जो है प्राइमरी लेवल पे नहीं था। सर, आप एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे अपना करियर बनाने के लिए, फिर आपने टीचिंग का प्रोफेशन ही क्यों चूज़ करा और ये सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ करा? हमारे समय में जो ब्रांच स्पेसिफिक था, हम लोग चूँकि गांव से बिलोंग किए थे और कंप्यूटर की ऐसी कोई नॉलेज हम लोग को शुरुआत में थी नहीं हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को शुरुआत में कुछ समझ पाए थे। तो जब हम लोग काउंसलिंग के लिए अप्रोच किए तो उस समय हम लोग का एक ही था एम था कि जो पुरानी ब्रांचेज हैं, जो कोर सेक्टर है उसकी तरफ को हमें जाना है। उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल हो या सिविल इंजीनियरिंग हो या आर्किटेक्चरल हो, तो हमारे पहले ही हम लोग के दिमाग में यही था कि हमको इसी फील्ड में जाना है। और फिर हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही चुना बीटेक में। काउंसलिंग से हमने उसी ब्रांच को ऑप्ट की। और काउंसलिंग के बाद फिर जब हम लोग एमटेक की तरफ गए तो भी हमने मैकेनिकल को, चूँकि बीटेक था तो उसी में सेलेक्ट किया। टीचिंग प्रोफेशन में आना शायद ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे तो वो मेरे ब्लड में है, इसलिए मैंने अपने टीचिंग को ही प्रेफरेंस दी। सर, आजकल के टाइम पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना एक साथ प्रॉब्लम हो जा रही है, जबकि बच्चों के पास सिर्फ दो ही काम होता है, एक तो पढ़ाई करना, एक खुद के स्किल्स को डेवलप करना। और आप कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर हैं, चीफ वार्डन हैं, फैकल्टी हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को एक साथ? टाइम मैनेजमेंट इस समय प्रमुख है। अगर हम अपने उद्देश्य से अगर नहीं भटकते हैं तो बहुत आसानी से टाइम मैनेज कर सकते हैं। जब हम अपने मन को या अपने दिमाग को अलग अलग दिशाओं में यूज़ कर रहे होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट टफ है। जहाँ तक हमारे प्रोफेशन की बात है तो टीचिंग ही हमारा प्रारंभिक उद्देश्य है। जो हमारा रोल है वो एज ए टीचर है। और चीफ प्रॉक्टर का रोल हो या चीफ वार्डन का रोल हो, ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉलेज के मैनेजमेंट या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें दी जाती है। और ये टीचिंग के अलावा है तो टीचिंग ही मेन है। पहला काम है सही से शिक्षा देना, स्टूडेंट को सही से प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बन सके। दूसरा, उसको कैसे हम अनुशासित रख सकते हैं, डिसिप्लिन का एक इन्वायरमेंट देना, ये अलग रोल है जो हम स्टूडेंट को सिखाते हैं। सर, आप हॉस्टल के चीफ वार्डन भी हैं। कई बार बच्चे होते हैं ऐसे बहुत सारे इनडिसिप्लिनरी एक्शंस करते हैं, शरारतें करते हैं, तो आप ऐसे क्या स्टेप्स लेते हैं ताकि ये सब चीज़ें बचाया जा सके? हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे हैं, जब हॉस्टल में थे, तो होते हैं कुछ स्टूडेंट, और शुरुआत से ही ऐसा नहीं कि वो
अपने स्कूली जीवन में ऐसा कुछ शरारत न किया हो, छात्र है तो कुछ न कुछ शरारत करता ही है, उसको नहीं पता चलता कि वो लाइन कहाँ है जिसको हमको पार नहीं करना चाहिए। शायद इस वजह से कई लड़के मजाक के तौर पे या खेल खेल में भी वो जो है इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। हॉस्टल में अधिकतर जितने भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी होती है वो इन जनरल खेलते खेलते स्टूडेंट या तो करता है या तो मजाकिया तौर पे एक दूसरे से करता है। तो सबसे हमारा पहला, जैसे ही डिसिप्लिन की एक्टिविटी होती है उसके पहले हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि कॉलेज के नॉर्म्स क्या है, हॉस्टल के नॉर्म्स क्या है, कैसे आप हॉस्टल में सही से रह सकते हो। वो सारे जो डिसिप्लिनरी एक्शंस है या डिसिप्लिनरी रूल्स है वो पहले ही उनको बता दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई गलती होती है तो कमेटी है हमारे पास, वार्डन्स की कमेटी है जिसको हम खुद लीड कर रहे होते हैं। वहाँ पे उसको पहले मोटिवेट किया जाता है स्टूडेंट को कि आप ऐसा फ्यूचर में नहीं करोगे। हम उसको चांस देते हैं कि वो गलती न करें। मैक्सिमम स्टूडेंट उसी स्टेज पे समझ जाता है, अगर नहीं करता है तो फिर उसके गार्जियंस को जो उसकी गलतियाँ वो बताई जाती हैं। हम गार्जियन से कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने कुछ छुपाया है तो फिर वो गलत रास्ते पे और चला जाएगा। तो कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे से अगर डील नहीं हो सकता या हमारे से मेरा स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, हॉस्टलर नहीं समझ पा रहा है, तब हम गार्जियंस को उस चीज़ को बताते हैं। क्योंकि गार्जियंस का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर कि हमारे पिताजी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा। इस वजह से हम लोग गार्जियंस को फिर कॉल करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट इस स्टेज पे संभल जाते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं संभलता तब डिसिप्लिनरी एक्शन आता है। इट में भी कि उसे हम हॉस्टल से रूल आउट कर दें या उसको रेस्ट्रिकेट कर दें, वो डिपेंड करता है कि कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है, जिसको हम डायरेक्टर सर को भेजते हैं। फिर सर जैसा कि हमारे माँ बाप हैं वो एक दो बच्चे नहीं संभाल पाते, आप इतने सारे बच्चों को लेके कैसे मैनेज करते हैं? लाइक उनके खाने की शिकायत होती है, उनके रहने की होती है, कभी सफाई की होती है, कभी मच्छर की शिकायत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को? हॉस्टल की जो लाइफ है वो एक सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है जो स्टूडेंट जी रहा होता है। हम भी हॉस्टल में रहें और उसको एंजॉय करना चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट से ही कहता हूँ कि आप अपने हॉस्टल की लाइफ को जितना हो सके उतना एंजॉय करिए। वहाँ पे सब कुछ मैनेज्ड होता है। अगर हम बाहर रहते तो हर एक का जो व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ती, एक उसकी जिम्मेदारी होती और उसका एक प्रेशर भी होता है। लेकिन हॉस्टल में स्टूडेंट के ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो वार्डन्स और चीफ वार्डन की कमेटी उसको देख रही होती है। जितनी भी उनकी शिकायतें होती है, मैं खुद भी चूँकि हॉस्टलर रहा हूँ और जो फूड कमेटी का मैं हमेशा हेड मेस मेंबर रहा अपने समय में हॉस्टल में, तो मुझे पता है कि किस तरह की समस्याएं खाने को लेकर के आती हैं। हर तरह का स्टूडेंट है यहाँ पे, हर जोन से है, हर भाग से, यूपी के हो चाहे इंडिया के हो, हर भाग का एक स्टूडेंट है, उसकी अलग चॉइस है खाने की। तो कोशिश यही की जाती है कि फूड कमेटी जो है वो सबकी चॉइसों को ले करके और एक हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हमको इस तरह का जो है वो इनको टाइमली जो हमें भोजन देना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन्स भी हो, एनर्जीज का लेवल भी हो, उसमें ग्लूकोज भी हो, सब कुछ एक मेंटेन भोजन, एक कंप्लीट भोजन हम देने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनको बहुत ही तीखे स्वाद पसंद होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो तीखा पसंद नहीं होता है। खास करके गर्ल्स में प्रॉब्लम बहुत है, बहुत वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस है खाने को लेकर के। हर एक की चॉइस अपनी अलग अलग है। फिर भी हमारी कमेटी पूरी कोशिश करती है कि हम हर एक को सेटिस्फाई कर पाएँ और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल हैं। बाहर के जब हम बच्चों से बात करते हैं जो बाहर के हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ का स्थिति कुछ ज़्यादा ही ये पता चलता है कि पूरा का पूरा हॉस्टल बीमार पड़ा हुआ है। हम जब इंटरेक्ट करते हैं बाहर के बच्चों से तो कि सर पता नहीं क्या खाए कि पूरे के पूरा हॉस्टल ही बीमार पड़ा हुआ है। यहाँ अगर एक भी स्टूडेंट या दो स्टूडेंट एक तरह की बीमारी से हमको परेशान होता है तो हमारे तुरंत वार्डन की टीम कॉल कर ली जाती है कि क्या ऐसा खाने में कोई गलत तो नहीं हो रहा है। वो क्वालिटी चेक जो टीम है वो उसको क्वालिटी चेक कर रही होती है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं खाद्य पदार्थ या जो हमने तेल और जो मसाले यूज़ किए हैं उसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो इस तरह की सारी कमेटी हमने गठित कर रखी है, चाहे फूड क्वालिटी चेक कमेटी हो, चाहे वो पानी के TDS मेजरमेंट के लिए हो, वो वीकली हम लोग करते ही रहते हैं। वो बिहाइंड द कर्टन है, वो सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा होता है। स्टूडेंट को सिर्फ एक खाना दिखता है कि खाना हमें मिल रहा है। हाँ, कुक है, गलतियाँ हो सकती है। हम अपने घर का भी खाना खाते हैं तो हर दिन का खाना एक जैसा नहीं हो सकता। माँ का ही हाथ है लेकिन हर दिन अच्छा नहीं बन सकता, कभी हो जाती है मिस्टेक। उसको भी हमारी कमेटी देखती है और हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर सकें। सर, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो लाइफ अभी जी रहा है, आप उससे गुजर चुके हो,
तो आपने अपने करियर में ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो सीखे हैं और आप उसे एक एस्पायरिंग इंजीनियर्स को पास करना चाहते हो? जो सबसे बड़ा लेसन है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। जनरली बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम इंजीनियरिंग में आए क्यों हैं। जिस दिन हमने अपने गोल को स्पेसिफाई कर दिया, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी दुविधा यही होती है। अधिकतर स्टूडेंट अपने पारिवारिक दबाव में या तो इंजीनियरिंग में आ जाता है या तो किसी को सुन के आ रहा है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरा ये है कि जब हमारा गोल डिसाइड है कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है या मुझे एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब करनी है या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाऊं, लाइक IAS और PCS की मैं तैयारी करूं, ये क्लियरेंस होना ज़रूरी है। मेरा माइंडसेट जब तक एक तरफ नहीं होगा, हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते। या तो मैं जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करूं सही से ही, कोई भी कंपनी आए मैं पहले एक जॉब ले सकूं, कोशिश तो यही करता है स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट, एक वर्ग ऐसा होता है स्टूडेंट का जो कि कोशिश ये करता है मैं पब्लिक सेक्टर की तरफ जाऊं, उसके लिए वो गेट की तरफ जाता है कि मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर इस समय गेट के थ्रू है, तो गेट क्वालिफाई करता है अच्छे नंबर से, तो गेट की डायरेक्ट नौकरी गेट के दम पे वो पब्लिक सेक्टर को पा सकता है। तीसरा स्टूडेंट बहुत कम है इंजीनियरिंग में जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाता है, जहाँ पे रिस्क है सर, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक फेल्योर के भी चांस होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर ठानता है तो सक्सीड कर सकता है। सर, आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आप किससे इंस्पायर होते हैं और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसी भी व्यक्ति का पहला सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसके गार्जियन ही होते हैं। तो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो प्रथम है मेरे पिताजी, क्योंकि वो खुद ही एक अध्यापक थे। और फिर मैं अपने जब बीटेक लाइफ में गया तो वहाँ भी जो हमारे टीचर थे उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ। फिर हमने एमटेक की, तो अपने टीचर से ही हम इंस्पायर्ड रहे। और स्टूडेंट बेसिकली जो स्टूडेंट के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसका टीचर ही होता है। जो सामने टीचर फैकल्टी पढ़ा रहा होता है उसको देख के वो सीख रहा होता है। और जो फैकल्टी ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट करता है उसके सामने कि आपके सीनियर ने इस तरह के किए तो वो सेलेक्ट हो गए, वो चाहे जिस फील्ड में हो, तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो हमेशा अपने टीचर से ही लेता है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके टीचर थे डॉक्टर प्रवीण पचौरी सर, और आपने उनके साथ काम भी किया है, तो आप बता सकते हैं कैसा लगता है कि आप किसी से अगर इंस्पायर्ड हो, उनसे आपने नॉलेज ली हो, फिर उसके साथ काम करना? जिससे आपने शिक्षा ग्रहण की हो, जो आपके गुरु हो, उनके साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो निगेटिव होती है वो सबसे पहले आपका गुरु ही फेस कर लेता है। दूसरा, आप उससे वहाँ भी सीख रहे होते हो और गुरु हमेशा अच्छी चीज़ें वहाँ पे सिखा रहा होता है आपको, जिससे कि आप उस फील्ड में और आगे बढ़ सको। तो प्रवीण पचौरी सर ने बीटेक में हमको पढ़ाया था और उनके जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी वो बहुत अच्छी थी, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। क्लास में पढ़ाने का तरीका हो या क्वेश्चन को डील करने का, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैसे हम स्टेप्स हो जिससे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सीख सके, तो वो हमने सीखा और हमने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया। और जब हम टीचिंग में आए तो प्रवीण पचौरी सर हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो वहाँ भी उनसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने भी एक्सपीरियंस है उन्हीं से सीखे हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई हो एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, वो हम हमेशा हमने उनसे डिस्कस किया है। दूसरा, इस समय का जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक गैप दिखाई देता है, तो एज ए स्टूडेंट मैं उनसे यही बार बार कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ, हम लोग डिस्कस भी करते हैं बैठ करके प्लेटफॉर्म पे कि क्या पढ़ाया जा सके जिससे कि इस गैप को कम किया जा सके। बार बार ये सुनने में आता है कि पढ़ा कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है वहाँ इंडस्ट्री में, तो कोशिश हमारी यही होती है कि उस गैप को हम लोग फिल कर सके। सर, जो बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जैसे कि IIT, NIT, एम्स वगैरह में, तो उन बच्चों को ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, अच्छी फैकल्टी अवेलेबल होती है इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही है। तो आपके हिसाब से इस गैप को मेंटेन करने के लिए बच्चे को और फैकल्टी को और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो गैप है वो मेंटेन हो जाए? जो स्टूडेंट IITs में सेलेक्ट होते हैं, वो जो उनके एग्जामिनेशन का एक पैटर्न है, तो एक ऐसा कहा जाता है कि जो क्रीम है वो IITs में पहुंच रही है और जो थोड़े से डाउन लेवल के स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को है
कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईआईटीज़ को चैलेंज किए हुए हैं, जो आईआईटीज़ के बीच में अपने को रखे हुए हैं। ये जो स्टूडेंट और टीचर को मेंटेन करना है, जो करिकुलम है एआईसीटी के द्वारा जो डिफाइंड है, वो जो आईआईटीज़ में है वही हर एक कॉलेज में होता है। पढ़ाने का तरीका जो होता है वो धीरे धीरे टीचर डेवलप होते जाते हैं। वहाँ पे रिसोर्सेज, हाँ गवर्नमेंट ने ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ दी होती हैं, पैसे वहाँ ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंस किया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इतने फंड्स हैं, इतने स्कीम गवर्नमेंट के हैं जिसको ले करके प्राइवेट कॉलेजों में भी वो सारे हम स्कीम को ले करके एक अच्छे रिसर्च लेबोरेटरी को डेवलप कर रहे हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के भी जो ओनर है वो कोशिश में है कि कैसे हम अच्छी से अच्छी रिसर्च लेबोरेटरी प्रोवाइड कर सके। अपना ही कॉलेज रिसर्च में AKTU का रिसर्च सेंटर भी है, और बहुत से ऐसे फैसिलिटीज़ हमारे कॉलेज में ऐसे जो कि गवर्नमेंट कॉलेजों में शायद न हो, चाहे वो 3D प्रिंटिंग की हमारे एडवांस लैब है, या हमारा डिजाइन एक्सेलेंस सेंटर है PTC के साथ में, या हमारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो बहुत कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है रिसर्च के लिए। और जिस तरह से स्टूडेंट अगर कोपअप होता है टीचर के साथ, अगर स्टूडेंट एक साथ में कोऑर्डिनेट करता है और नए फैसिलिटी को डेवलप करता है, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए वही एक्सपेरिमेंट के लिए एक सेटअप डेवलप हो सकता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हर एक बैच से एक सेटअप ऐसा डेवलप किया जा सके जिसको कि आने वाला स्टूडेंट यूज कर सके। सर, IIT NITs में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया होते हैं जो कि काफ़ी टफ है। तो जो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये बिना किसी क्राइटेरिया के बस बच्चा 12th से निकला है, सिर्फ पैसों के लिए किसी भी बच्चे को एडमिशन दे देते हैं, और आगे चल के वो बच्चा जो है अपनी पढ़ाई से कॉप अप नहीं कर पाता है, उसकी बैक आती है, या वो जो भी उसे पढ़ना होता है वो नहीं कर पाता है। तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों को एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं है, क्राइटेरिया यहाँ भी है। AICT का एक मॉड्यूल है, उसमें मिनिमम जो परसेंटेज है वो लिखी हुई है। समस्या बस इतनी है कि जो IITs में स्टूडेंट है वो विलिंगनेस, अब उसकी विलिंग है, उसकी एक इच्छा है कि मैं IIT को जाऊँ। वो जब हाई स्कूल के बाद से ही वो एक डायरेक्शन में चलता है कि मुझे जी को क्रैक करना है, मुझे IITs में जाना है। तो एक वो स्टूडेंट है जो अपने इच्छा के अनुसार अपने फील्ड को चुन लिया है। दूसरा ऐसा है कि जो प्राइवेट कॉलेज या में बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनमें मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके गार्जियन के पास कुछ अर्निंग है, या कुछ गार्जियन को ऐसा होता है कि हमारा स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट कर पाया तो क्या हुआ, हम प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक की शिक्षा दिलवा सकते हैं। इसमें गलती ये होती है कि कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो बहुत दूर के सपने दिखा देते हैं बच्चे को पहले से ही, स्टूडेंट को वो गलत डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं। वो एक पूरा उनके पास प्रचार का तंत्र होता है और स्टूडेंट उस ट्रैप में आ जाता है जो कि नहीं समझ पाता। बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनके यहाँ एजुकेशन अच्छी है, जहाँ पे लैब्स अच्छी है, जहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ स्टूडेंट न जा करके उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पहुँच जाता है जहाँ पे न तो फैसिलिटी अच्छी है न तो फैकल्टी अच्छी है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स को एडमिशन दिलाने के पहले सही से जांच लेना चाहिए। बहुत ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं, समाचार पत्रों में अब तो NIRF की रैंकिंग भी सबके सामने है, जो कि देख करके वो चल सकता है कि कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो NIRF रैंकिंग में है। एटलीस्ट NIRF रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट में भी अगर वो जाता है तो उसको सही शिक्षा मिल जाती है। रही बात कैरी ओवर की, तो कैरी ओवर पेपर्स या बैक पेपर्स कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की भी आ जाती है, कभी कभी बहुत कमज़ोर स्टूडेंट भी बहुत आसानी से पार कर जाता है। वो एक अपने थॉट प्रोसेस है। जैसे स्टूडेंट आता है शुरुआत में तो कुछ उसे लगता है, कुछ टाइम लगता है कोप करने में, उसको सामंजस्य से बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर आते आते वो फ्लो में चलता है, फिर शायद ही बैक आए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्रूशियल मानता हूँ, इसलिए वहाँ पे मेंटरिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, टीचर्स के द्वारा, फैकल्टी जो वार्डन्स हैं उनके द्वारा, और जो कॉलेज की कमेटी होती है जो मेंटरिंग कर रही होती है उसके द्वारा। तो मेंटरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वहाँ सही डायरेक्शन में हम कर लेंगे, उसके मेंटरिंग कर लेंगे, तो वो कैरी नहीं लाएगा। इतना पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को क्लास में कि अगर वो टीचर के नोट्स को भी फॉलो करता है तब भी बहुत आसानी से पास कर सकता है। सर, जब कोई बच्चा अपने घर से दूर आता है, वो हॉस्टल में रहता है, अपने घर वालों से दूर रहता है, तो उसे शुरू में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं। लाइक वो अपने मनमानी कुछ भी कर सकते हैं, क्लासेस ना करे या पढ़ाई ना करे, और इसकी वजह से वो जो है उन्हें जो करना होता है वो कर नहीं पाते। तो आप उन्हें ऐसा क्या
इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि आप, ताकि अपने मोटिवेटेड रहो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने आपको जो करना है बस वही करो? जब भी बच्चा हॉस्टल ज्वाइन करता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिससे उसे घर की कमी न खले। दूसरा, रूम पार्टनर से जल्दी से सामंजस्य स्थापित हो जाए, ये भी हम कोशिश करते हैं कि जो एक तरह के लड़के हैं उनको एक जगह रखा जा सके। हमें भी नहीं पता होता है जब स्टूडेंट हॉस्टल को सेलेक्ट करता है कि वो किस माइंड सेट में है, लेकिन जो हॉस्टल का एनवायरनमेंट होता है वो हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि उसको ज़्यादा घर की चिंता ना हो, खाना घर के टाइम पे मिले, घर के जैसे खाने की हम कोशिश करते हैं कि उसको मिल जाए, घर के जैसा खाना, आराम से खाना खाए, आराम से नींद ले। शुरुआत में कोशिश होती है कि उसको वो स्वस्थ रहे, मानसिक चिंताओं में न जाए। जब स्टूडेंट ज़्यादा सोचता है और अपने जो कुलीग है, अपने फेलो स्टूडेंट अगर उनसे दूर होता है तो वो डिस्ट्रैक्शन हम लोगों के लिए सोचने का विषय हो जाती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हर फ्लोर पे टाइम टू टाइम वार्डन राउंड लेते रहें, रात को देखते रहें कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। हमारी कोशिश ये होती है, हमारी टीम की कोशिश ये होती है कि हम ऐसे ऑड स्टूडेंट को फाइंड आउट करें और कोशिश करें कि उसको दूसरे स्टूडेंट से बात करा के वो घुल मिल के रहना सीख जाए। कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे फिर अपने ग्रुप में वो शामिल हो जाते हैं, वो खेलने कूदने लगते हैं, फिर उनको जो घर की जो एक होम सिकनेस होती है उससे वो निजात पा जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें कोशिश हमेशा वार्डन साइड या हॉस्टल या फैकल्टी की टीम की होती है जो उनके साथ में उस समय ड्यूटी दे रहे होते हैं। कॉलेज एक पूरी की पूरी टीम बना के रखता है इस तरह की, जो टाइम टू टाइम राउंड ले, बच्चों के बीच जा करके उनसे पूछता है कि क्या परेशानी है। हम ऐसे स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि शायद कौन सा स्टूडेंट जो है वो दूर हो रहा है, कौन सा स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हमारी कोशिश होती है इसको पहचानने की और हम इसमें सफल हो भी जाते हैं और हमने इस तरह की चीज़ों को दूर किया हुआ है। और हॉस्टल का एनवायरनमेंट शुरू में ऐसा ही दिया जाता है कि स्टूडेंट को होम सिकनेस की फीलिंग ना हो। सर, जैसा कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। प्राइवेट कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेज टाइम ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे कॉलेज में 9 to 5 क्लासेस चलती हैं, जबकि उल्टा गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ कोर्सेज भी कम होते हैं, उनका स्टडी आवर भी बहुत कम होता है, ताकि उन्हें खुद के लिए टाइम मिल जाए, खुद के स्किल्स डेवलप कर सके। और हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, 9 to 5 हम कॉलेज में रहते हैं, फिर खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। तो कोई स्टूडेंट कैसे ये चीज़ें बैलेंस करे कि वो कॉलेज भी करे, अटेंडेंस का भी होता है, कॉलेज भी करे, उसके बाद जाके खुद की पढ़ाई भी करे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, बीटेक करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए, जिसके बाद बीटेक की डिग्री अवार्ड किया जा सके, नंबर ऑफ क्रेडिट एआईसीटी के द्वारा डिफाइंड है। वो सबके लिए लगभग बराबर है। अगर उस क्रेडिट फ्रेम में नहीं है तो बीटेक का कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाएगा। समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट की। गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट जो है वो टोटली रेजिडेंशियल होता है, वो कॉलेज के अंदर ही 24 आवर है, वो कभी भी लैब फैसिलिटी को अवेल कर लेता है, तो हमें लगता है कि उसके पास समय ज़्यादा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो हॉस्टल्स हैं वो टोटल रेजिडेंशियल नहीं है, कोई स्टूडेंट नियर बाई में रहता है, कोई 50 किलोमीटर दूर से भी ट्रेवल कर रहा है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट मेन प्रॉब्लम है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट के साथ में। हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में समय ही समय, ऐसा नहीं है। हाँ, उनके पास टाइम, क्योंकि वो कॉलेज के अंदर ही है, कॉलेज के अंदर ही उनका रेजिडेंस है, इसलिए उनके पास वो समय मिल जाता है। हमारा स्टूडेंट शाम 5 बजे कॉलेज से निकला, पता चला दिल्ली से ट्रेवल कर रहा है, तो 2 से ढाई घंटे ट्रेवल में ही चला जाता है उसका, और सुबह उतना ही पहले उसको निकलना होता है, लगभग 7 बजे। तो वो टाइम जो उसका लैप्स होता है, और फिर उतना जो थकान जो उसको रास्ते के उसके साथ होती है, तो बॉडी भी अपने साथ में कितना मैनेज करेगा, कितने लेवल तक का वो मैनेज करेगा। ज़रूरत ये है कि स्टूडेंट नियर बाई में रहे, कॉलेज को सही से यूटिलाइज, कॉलेज के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, लैब में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। जितना टाइम लैब में बिताएगा वो, जितना टाइम लैब में बैठेगा, अपने आइडियाज़ को वो यूज़ करेगा, कोई नए नए सेटअप डेवलप करेगा, तो उतना ही वो सक्सीड करेगा। यही डिफरेंस है मेन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच में, जो मुझे समझ में आता है। सर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा ऐसी कौन सी हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आप करना पसंद करते हैं, और वो आपके ओवरऑल वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जो हमको जो
बचपन से ही हम लोग खेलने के शौकीन रहे, ग्रामीण परिवेश से रहे, तो गांव में हम लोग जो है वो कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, ये मेन गेम थे जो हम लोग गांव से खेलते हुए चले हैं। अभी भी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग फैकल्टी का मैच होता था और फैकल्टी का टूर्नामेंट हम लोग करते थे। दूसरा, योगा करना चाहिए जिससे कि हमारा मन स्वस्थ हो सके, सुबह सही टाइम पे जगे। इस समय के स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो लेट नाइट सोता है और देर सवेर जगता है। और गांव में कहा जाता था कि सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए जिससे कि आपकी दिनचर्या सही हो सके। तो शायद हम उस लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जो है मैं खेलना पसंद करता हूँ। और दूसरा, हमारी कुकिंग भी हॉबीज़ है, तो मैं कभी कभी अच्छे खाना बनाना पसंद करता हूँ कि मैं वीकडेज में या वीकेंड में कभी एक बार तो खाना अपना बनाए अच्छे से। तो ये मेरी हॉबीज़ है और मैं इसको एंजॉय करता हूँ अभी भी, और इसलिए मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। मैं कोशिश अपने स्टूडेंट को भी देता हूँ कि हमेशा खुश रहो, एक दूसरे से हंसो बोलो और इस स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि 4 साल के बाद जब आप सर्विस में जाओगे तब इस लाइफ को आप मिस करोगे। सर, आजकल के बच्चे एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं जो कि मोबाइल है। वो बिंज वॉच करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या बताना चाहोगे कि वो ये सोशल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें और अपनी एक सोशल लाइफ भी मेंटेन करके रखें? सोशल मीडिया दोनों ही रूप में है, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। उसमें पॉजिटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं, निगेटिव थॉट्स भी बहुत हैं। और यूथ लेवल के साथ में एक दिक्कत यही है कि वो निगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट होता है। तो मेरी तो सलाह यही है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए, थोड़ा योगा में मन लगाइए, निगेटिव थॉट्स से दूर होइए। दूसरा, हमेशा हम लोग जब बचपन में थे तो कहा जाता था कि टीवी या सिनेमा जो है वो समाज का एक आईना है, एक दर्पण है। और दुख भरी खबर ये हमें लगता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो फिल्में बनती हैं वो निगेटिव थॉट्स पे ज़्यादा बनती हैं। वहाँ पे निगेटिव थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव के ऊपर दिखाने की कोशिश कर दी गई, जिससे कि यूथ हमारा डिस्ट्रैक्ट हुआ। हम अगर दूसरे तरफ की मूवी देखें, अगर साउथ की फिल्में देखें, तो वहाँ हर एक फिल्मों में अपने कल्चर को लेकर के वो लोग सिनेमा को बनाते हैं। और जिसको हिंदी फिल्मों को देखते हैं तो वहाँ पे कल्चर को छोड़ करके निगेटिव थॉट्स को ज़्यादा हम दिखाते हैं। और आजकल एक OTT प्लेटफॉर्म भी चल गया है जहाँ पे सारी निगेटिव थॉट्स और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होती है और उसको ज़्यादातर स्टूडेंट अपने लाइफ में ले रहे हैं और उसके वजह से स्टूडेंट हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग भी स्टूडेंट थे, पिक्चरें आती थी, ऐसा नहीं कोई, हम लोग भी पिक्चर देखते थे, लेकिन उस समय इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था जहाँ पे सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही यूज की जाती हो। तो ये जो इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है पोस्ट कोविड, वो ज़्यादा कष्ट भरा हम लोगों के लिए। सर, जैसे कि हमारी स्पोर्ट का सीरीज़ का नाम है रील टू रियलिटी, और रियल लाइफ में तो इंजीनियरिंग लाइफ बहुत अच्छी दिखाते हैं। ऐसा दिखाता है कि बस इंजीनियरिंग ही कर लेनी चाहिए, और रियलिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें पूरे दिन रात उसमें लगाना पड़ता है, 4 साल पूरा, तब जाके एक इंजीनियर बनते हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बहुत ऐसी फिल्में हैं जो रील और रियल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करती, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं जहाँ पे दिखाया गया कि एक्चुअल इंजीनियर बनने में बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही वो पार करता है। एक मुझे याद है, हमने फिल्म देखी थी, अपने परिवार के साथ देखी थी। जो मूवीज़ बन रही हैं उसमें कहीं कहीं पे ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एकदम रिलैक्स स्टूडेंट, पूरी लग्जरी लाइफ होती है। ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है कभी। ये एक बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाई जाती है कभी कभी, और बहुत सी ऐसी मूवी जो इंस्पायर्ड करती हैं, चाहे वो सुपर 30 हो, जिसमें कि दिखाया गया कि कितनी कठिनाई से कैसे परिश्रम करके कोई एक स्टूडेंट जी को क्वालिफाई करता है, या एडमिशन लेने के लिए उसको कितने परिश्रम करने पड़ेंगे और फिर वो कैसे पढ़ कर के आगे निकलता है। तो बहुत सी ऐसी मूवी है जो हमें इंस्पायर करती हैं। जैसे कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर मूवी बनी हुई है, उसमें भी हमें इंस्पायर करता है कि कैसे साइंटिस्ट वर्क करते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। अभी जो है वो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट के ऊपर मूवी बनी थी। तो ऐसे बहुत सी मूवी हैं जो कि रियल दिखाया गया कि होता क्या, रियल सिचुएशन क्या होते हैं। और ऐसी बहुत सी मूवी हैं जो कि निगेटिव थॉट्स को, कॉलेज लाइफ के निगेटिव थॉट्स को ही दिखाता है। लाइक आप मेडिकल के प्रोफेशन में देखिए तो एक कबीर सिंह करके मूवी आई थी, आई डोंट लाइक,
कि उसको कोई 10 मिनट भी परिवार के साथ देख सकता है। किसी मेडिकल कॉलेज में ऐसी लाइफ नहीं होती है जैसा वहाँ दिखाया गया है। तो ऐसी मूवीज़ को बचना चाहिए, बनाने से भी प्रोड्यूसर्स को बचना चाहिए जो कि निगेटिव इम्पैक्ट डाले, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जब आता है तो एक अपना सपना लेकर के चलता है और वहाँ पे जब जिस एज में होता है उस एज में उसको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता कि क्या बहुत बुरा है मेरे लिए, बहुत अच्छा क्या है, और जब तक वो सोचता है तब तक समय निकल चुका होता है। और निगेटिव थॉट्स को लेकर के कई ऐसे ग्रुप होते हैं जो फॉर्म हुए होते हैं और उसके ट्रैप में वो पड़ जाता है। तो मेरा ये कि जो भी साइंस बेस्ड मूवी बनाई जा रही है, जो कॉलेज लाइफ को लेकर के मूवी बनाई जा रही है, वो रियलिटी पे बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, बनस्पत इसके कि वो उसमें सब कुछ एक फेक या हाइपोथेटिकल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा सके। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पॉडकास्ट, आई वांट टू आस्क कि सर, अगर आपको कल एक बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो बिजनेस क्या होगा? बिजनेस मॉडल अगर मेरे लिए जो सूट करेगा, जो कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक गांव की है, तो एग्रीकल्चर को मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगा तो मैं एग्रो फार्म या एग्रो फील्ड की तरफ जाऊँगा। वहाँ मेरा बेटर अपॉर्चुनिटी है और वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि कंट्री भी बहुत अपना सोच रहा है। जो इंडिया है वो बेसिकली एग्रो बिजनेस की तरफ ज़्यादा देख रहा है और कई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं जो एग्रो बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। तो मैं अपने लिए अगर कोई बिजनेस सोच रहा हूँ इन फ्यूचर तो वो एग्रो फील्ड से ही होगा। और सर, आप गांव के लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे कि जो आप कर रहे हो वो उनके भले के लिए, इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा? गांव के लोग मन के बहुत सच्चे होते हैं। अगर उनको जब चीज़ें लग जाए कि अगर इससे हमारा बेनिफिट होगा, इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनमें रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी जमा पूंजी है वो भी डूब जाएगी। मेन फैक्टर ये होता है। तो जिस समय उनको समझ में आ जाएगा कि अगर इस खेती को करने से मुझे इतने के प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट हमारे लिए बेहतर है और जिससे कि हमारे ज़मीन का भी कोई नुकसान नहीं है और उससे हमें बेटरमेंट होगा, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। और बहुत सी ऐसी स्कीम है और गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे सोर्सेज लगाए हैं, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग इस समय हो रही हो, तो अब गांव में भी लोग अपना सॉइल टेस्ट कराते हैं किस तरह की हम खेती कर सके। तो धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और जैसे जैसे बीटेक किए हुए स्टूडेंट जब अपने फील्ड को लेके पहुंचेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे एग्रो फील्ड में, तो वो फील्ड और ऊपर जाएगा। तो गांव भी के लोग भी धीरे धीरे अपने को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। मेरा तो यही सोचना है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विथ अस। धन्यवाद।